नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। मोदी सरकार जीत गई, वो तो होना ही था। ये बात तो विपक्ष को भी पता था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष क्या सोच करके ये अविश्वास प्रस्ताव लाया था और जो उसका मकसद था, टारगेट था, वो अपने टारगेट को कितना अचीव कर पाया। क्या उसे पॉलिटिकल माइलेज मिला? क्योंकि विपक्ष तो ये बहुत पहले से जान रहा था कि उसके पास लोकसभा में संख्या बल नहीं है, फिर भी यह अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आया। तो जब भी कोई राजनीतिक पार्टी या कई राजनीतिक दल मिल करके इस काम को करते हैं तो उनका जो मकसद होता है वो होता है एक तो ये दिखाना कि जो किसी भी साइड में नहीं है उनका पाला निश्चित करना कि वो किधर जा रहे हैं, तो लोगों के सामने एक्सपोज करना। और दूसरा जो मकसद होता है वो पॉलिटिकल माइलेज का होता है। चूँकि 2024 में आम चुनाव है, मोदी सरकार की घेराबंदी करनी है। 9 साल तक वो शासन कर चुकी है। 10 साल के शासन के बाद वो लोगों के बीच में होगी 2024 में। तो लोगों के बीच में ये संदेश देना कि देखिए इस सरकार चारों तरफ से हम घेर चुके हैं और इसके पास बेशक अभी संख्या बल है, लेकिन जब चुनाव में आएंगे तो इनके पास संख्या बल नहीं होगा, इन्हें हम हरा देंगे। यही तो मकसद होता है। क्या इस मकसद में विपक्ष कामयाब हुआ? आप खुद गौर कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह कल 2 घंटे 13 मिनट तक लोकसभा में बोले थे और आक्रामक होकर के बोले थे। आज पीएम मोदी 2 घंटे 16 मिनट बोले और खूब अपने तरीके से भिगो करके, जिसे बोला जाता है, जम करके विपक्ष को धोया। गठबंधन नाम अमित शाह ने धोया। इसके बाद नाम बदल करके मैदान में आने को लेकर के पीएम मोदी भी उस पर खूब तंज कस रहे थे। मणिपुर, तो न सिर्फ मणिपुर बल्कि नॉर्थ ईस्ट में पंडित नेहरू के ज़माने से लेकर के इंदिरा गांधी तक और अब मनमोहन सिंह तक किसकी क्या नीति रही और कब कब मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन सी गलतियां हुई, कौन कौन से फैसले हुए जिसका दूरगामी परिणाम हुआ, वो सब पीएम मोदी गिना गए। जरा सुनिए नॉर्थ ईस्ट पे वो क्या बोल रहे हैं। 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया गया, निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया गया। और माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मिजोरम में 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है। उस दर्द को मिजोरम भूल नहीं पा रहा है। कभी इन्होंने मरहम लगाने की कोशिश नहीं की है, घाव भरने का प्रयास तक नहीं किया है। कभी उनको इसका दुख नहीं हुआ है। और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छिपाया है। दोस्तों, ये सत्य देश से उन्होंने छिपाया है कि अपने ही देश में वायुसेना से हमला करवाना। कौन था उस समय? इंदिरा गांधी। अकाल तख्त पर हमला हुआ है तो अभी भी हमारी स्मृति में है। उनको मिजोरम में उसके पहले ही आदत लग गई थी और इसलिए अकाल तख्त पर हमला करने तक वो पहुंचे थे, मेरे ही देश में। और यहां हमें उपदेश दे रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, नॉर्थ ईस्ट में वहां के लोगों के विश्वास की इन्होंने हत्या की है। वो घाव किसी न किसी समस्या के रूप में उभर करके आते हैं, उन्हीं के कारनामे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से लोगों के बीच में जा रहा है, कभी धान की रोपनी करने के लिए जा रहे हैं, कभी ट्रक में जा रहे हैं, कभी छात्रों के बीच में जा रहे हैं, कभी झुग्गियों में जा रहा है, उस पर भी उन्होंने चुटकी ली। और राहुल गांधी के इस अवतार को लेकर के वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई,
वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। अध्यक्ष जी, हम आप लोग तो जो कभी जमीन पर उतरे ही नहीं, जिन्होंने हमेशा गाड़ी का शीशा डाउन करके दूसरों की गरीबी देखी है, उन्हें सब हैरान करने वाला लग रहा है। सबसे खास बात, हाल के दिनों में पीएम मोदी ने इस बात पे जोर देना शुरू किया है कि हम जब आएंगे सत्ता में 2024 में, वो ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में सत्ता में आएंगे, तो देश की अर्थव्यवस्था जो इस समय दुनिया में 5वें नंबर की है, उसे हम 3रे नंबर की बना देंगे। इस समय कौन सी 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं? अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। 2021 के लास्ट में भारत जो है वो ब्रिटेन को पीछे छोड़ चुका है। तो यदि 6% के हिसाब से, 6+ % के हिसाब से भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, तो उम्मीद ये है कि वो जो उसका जो ग्रोथ रेट होगा 2027-28 तक, तो वही कैलकुलेशन है कि 27-28 तक भारत देश दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये हाल के दिनों में पीएम मोदी ने इस पर बहुत जोर देना शुरू किया है। पीएम मोदी यही नहीं रुके हैं, वो जो है 2024 की भी जीत की दावेदारी कर रहे हैं और साथ में वो ये भी कह दे रहे हैं कि 2028 में जब आप अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे, तो ईश्वर के वरदान से जोड़ दे रहे हैं कि विपक्ष को ये वरदान मिला हुआ है कि जिसका वो भला नहीं चाहेंगे उसका भला जरूर होगा, 2029 में भी हम आएंगे। उनका इशारा इसी बात को लेकर के था। तो बेशक राहुल गांधी से लेकर के और विपक्ष के अन्य नेताओं ने लोकसभा में घेरने की सरकार की कोशिश की। विपक्ष का ये काम भी होता है, बखूबी भी उन्होंने अपना काम करने की कोशिश की, लेकिन आपने ये देखा होगा कि सत्ता पक्ष ने सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी के भाषण को हवा में उड़ा दिया और मामला चला गया उनके फ्लाइंग किस पर। और जब अमित शाह बोलने के लिए आए तो उन्होंने विपक्ष को घेरा, और पीएम मोदी बोलने के लिए आए तो राहुल गांधी का बिना नाम लिए धान की रोपनी से लेकर के और उनके जो कल उस पर डायरेक्ट तो नहीं बोले, फ्लाइंग किस और जो भी इशू हुआ उसको ऐसे बोल रहे हैं पीएम मोदी कि दिमागी हालत के बारे में तो पहले से पता था, दिल भी पता चल गया। तो वो सारी बातें स्मृति ईरानी ऑलरेडी बोल चुकी हैं, इससे गांधी परिवार का संस्कार झलका है। तो ये देखा होगा आपने कि विपक्ष थोड़ा बिखरा हुआ था, कंसंट्रेशन उतना नहीं अच्छा था जितना कि होना चाहिए था। बेशक हार जाते, वॉकआउट क्यों करना पड़ा ये भी समझ में थोड़ा नहीं आया। विरोध करने के लिए वॉकआउट करते हैं, और ध्वनिमत से जिस समय स्पीकर इसको पास करा रहे थे, इस पर फैसला करा रहे थे, उस वक्त भी इनका कोई विरोध नज़र नहीं आया कि ऐसा कर दीजिए, लॉबी डिवीज़न ही करा दीजिए। क्यों? क्योंकि संख्या बल इनके पास था ही नहीं। तो बढ़त किसको मिली? अभी यदि फौरी तौर पे देखेंगे तो सीधे सीधे बढ़त जो है सरकार को मिल रही है, क्योंकि गृह मंत्री और अमित शाह लगभग बराबर बोले हैं, उनके अन्य नेता तो बोले ही बोले हैं और बढ़त ली है एक इशू पे। विपक्ष उस तरीके से सरकार की घेराबंदी नहीं कर पाया है, खासतौर से यदि कांग्रेस के गौरव गोगोई इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के आए थे तो कांग्रेस की कोई खास तैयारी नहीं दिखी है और सत्ता पक्ष ही भारी पड़ा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि विपक्ष को ये वरदान मिला हुआ है कि जिसका वो भला नहीं चाहते हैं उसका भला हो जाता है, उसी में मैं शामिल हूँ। अपना ही वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। 2018 के अविश्वास प्रस्ताव का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 2018 में लेकर के आए थे तो हम 2019 में जीते, अभी आप 2023 में लेकर के आए तो 2024 में जीतेंगे। साथ में ये शुभकामनाएं भी दे रहे हैं कि आप 2028 में भी लेके आइएगा, मतलब कि 2029 भी हम जीतेंगे। खैर, राजनीति में ऐसी बातें की जाती है कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। कौन कितना भारी पड़ता है ये तो असली पता चलेगा चुनावी जंग के मैदान में। बहरहाल अभी इस अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद एक बात साफ है कि यदि राजनीतिक लड़ाई या कोई भी जंग मोराल यानी कि मनोबल के हाई रहने से जीती जाती है, वो सरकार का मनोबल साफ साफ दिख रहा है और विपक्ष में वो मनोबल नहीं दिखा, वैसी रणनीति नहीं दिखी कि कहीं से भी सरकार घिर रही हो। ये है लबुलुआ। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।